हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पंचुएशन करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पंचुएशन, पंचुएशन होते क्या हैं। तो द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड साइंस। सिंबल, चिन्ह, कुछ साइंस हैं नॉन एज पंचुएशन, जिनको हम पंचुएशन बोलते हैं। कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस को लिखने के एक सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, जिनका यूज़ जब हम करते हैं तो उन साइंस और सिंबल्स को हम पंचुएशन बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड पंचुएशन, हमें पंचुएशन की ज़रूरत क्यों है। तो पंचुएशन शोज़ अस हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस एंड हाउ ईच सेंटेंस शुड बी रीड, कि कैसे एक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, उसको लिखने का तरीका है और किस तरह उसे पढ़ना चाहिए। सेंटेंस को, प्रत्येक सेंटेंस को कैसे रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर हम लगातार बोलते रहेंगे, कुछ पॉज नहीं लेंगे, अपने जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, उनको हम कुछ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं बोलेंगे, तो लगेगा कि एक रोबोट सामने बोल रहा है, रोबोटिक पर्सन लगेंगे। हर सेंटेंस के अंदर, हर वाक्य के अंदर कुछ उतार चढ़ाव लेकर हम अपनी बात को कहते हैं। तो वो उतार चढ़ाव दिखाने के लिए, अपनी बात को इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए जो हम कुछ साइन और सिंबल्स का यूज़ करते हैं, उन साइन और सिंबल्स को ही हम पंचुएशन कहते हैं। जैसे हिंदी में इनको बोलते हैं विराम चिन्ह। हिंदी में बोला जाता है इनको विराम चिन्ह। आपने हिंदी में किया है विराम चिन्ह। तो कहते हैं विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के प्रकार, टाइप्स और ठहराव, पॉजेज और स्टॉप्स की जानकारी मिलती है। इससे हमें लिखे गए सेंटेंस के भाव, अंदाज, सेंसेस का पता लगता है कि किस तरीके का सेंटेंस बोला गया है। गुस्से में बोला गया है, प्यार से बोला गया है, रुक कर बोला गया है, इकट्ठे कई सेंटेंस बोले गए हैं या एक ही सेंटेंस बोला गया है। तो इस तरह के अलग अलग सेंसेस जो हैं, भाव, अंदाज जो हैं, वो हमें पंचुएशन से ही पता लगते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं कि आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। हिंदी में हम पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में हम करते हैं फुल स्टॉप का यूज़। जब हमारी बात पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का, आई विल गो टू स्कूल। इसी तरह अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन किया गया है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब या जो हमारे वर्ड व्हेन, वेयर, वाई, इस तरह के WH वाले वर्ड हैं, वो क्वेश्चन शोज़ करते हैं कि ये क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क। इसी तरह कोई भी हैरानी से कही गई बात है तो हम उसके लिए एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। इस साइन से हमें पता चल गया कि हैरानी से, हिंदी में आप वर्ड यूज़ करते हो विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, और ये साइन होता है ये वाला। तो अलग अलग भावों को, सेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग साइंस का हम यूज़ करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा है क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क ये होता है हमारा पंचुएशन मार्क। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है बच्चों कि प्रश्न चिन्ह वाक्यों के अंत में इसको यूज़ करते हैं। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे इसको, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ इसको यूज़ किया जाता है। इंटरोगेटिव मार्क भी बोलते हैं इसको, इंटरोगेशन मार्क। तो हु आर यू, जैसे मैंने बताया था अभी, WH वाले वर्ड जो होते हैं क्वेश्चन मार्क, उनके लास्ट में लगता है सेंटेंस के। डू यू लव योर मोम, हेल्पिंग वर्ब जब सबसे पहले आ जाती है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क साइन का यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में।
इंटेरोगेशन मार्क इसको बोलते हैं। उसके बाद है सेकंड हमारा एक्सक्लेमेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक, और साइन हमारा होता है ये वाला। कहते हैं ये चिन्ह मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस मार्क इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग जो हमारे मन में आती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं। जैसे वाव, वाव के लास्ट में वेल डन, ऑसम, ऑसम का हम यूज़ करते हैं, रियली, थैंक गॉड। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं। जैसे हुर्रा वर्ड भी यूज़ होता है इसमें। ओह, ओह वर्ड करते हैं हम यूज़ कई बार, ओह, ओह के बाद लगा देते हैं। तो इन सब साइंस के साथ हम, इन सब सडन फीलिंग्स के साथ हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन का। उसके बाद है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज़ हम कहाँ करेंगे? अभी मैंने बताया जब हम पूर्ण विराम इसको हिंदी में बोलते हैं, पूर्ण विराम का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमारी बात कंप्लीट हो जाती है, जब हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस दे देता है। एंड ऑफ ए सेंटेंस विच इज़ नाइदर इंटेरोगेटिव नॉर एक्सक्लेमेटरी, ना तो उसमें कोई क्वेश्चन किया गया हो, ना ही कोई उसमें भाव प्रकट किया गया हो हैरानी वाला, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप का साइन होता है लास्ट में डॉट। जैसे आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट है, तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप साइन का यूज़ करेंगे। फुल स्टॉप का जो यूज़ है वो एब्रीवेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब एब्रीवेशन क्या होता है? एब्रीवेशन होता है बच्चों जब किसी शब्द के समूह को हम संक्षिप्त रूप में लिखें, यानी छोटा करके लिखते हैं। जैसे किसी का नाम मान लो राम गोपाल शर्मा है, तो वो अगर RG लिखे, राम का R ले लिया, गोपाल का G ले लिया, RG शर्मा अगर लिखे तो राम गोपाल शर्मा। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हमारा एब्रीवेशन कहलाता है, संक्षिप्त रूप में लिखना। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूरा जो नेम है एक सांसद के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो MP बोलते हैं। हमारा साइन क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिसको बोलते हैं हम, तो MLA तीनों के बीच में फुल स्टॉप आएगा। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो हमारे होते हैं, PM वर्ड यूज़ करते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब भी हम किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो बीच में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे स्कूल का नाम भी है श्री के बाद हम SH लिखते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। H के बाद फुल स्टॉप, K, फिर S के बाद फुल स्टॉप, और फिर D के बाद फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो ये जो है पूरे फुल नेम को एब्रीवेट करके हमने लिखा है। तो जिस वर्ड को हम एब्रीवेट करेंगे उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे भी हैं कुछ फॉर्म्स, जैसे BSc, BCom, MBA, BArch। आर्क का मतलब क्या है? आर्किटेक्चर। तो ये फुल फॉर्म इनकी है बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। और शॉर्ट फॉर्म इनकी जब हम लिखेंगे तो फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे।
उसके बाद है कोमा। कोमास का यूज़ कहाँ करते हैं हम? कोमा इज़ यूज्ड फॉर ए शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंस, यानी कि अल्प विराम का जो प्रयोग है किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम, जरा सा रुकने देने के लिए किया जाता है। कोमा इज़ यूज्ड फॉर ए शॉर्ट पॉज, छोटे से थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है राम। राम के बाद हमने कोमा का यूज़ किया, कम हेयर, राम यहाँ आओ। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्पल अमन, अमित, संदीप, यानी कि जब एक ही कैटेगरी के हम कई वर्ड बोलते हैं, जैसे ये सभी इंसानों के नेम हैं, अमन, अमित, संदीप, तो इनको अलग अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कोमास का यूज़ करेंगे। इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है, आई विल नॉट कम, तो मैं नहीं आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा ये कंप्लीट है सेंटेंस, इसलिए फुल स्टॉप लगा। दोनों सेंटेंसेस को अलग करने के लिए हमने क्या किया? कोमा का यूज़ किया। किसी की कही हुई बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। अब कोटेशन मार्क जो है हमारा वो क्या है? जब हम ऊपर की तरफ दो कोमास लगाते हैं, इस साइन को बोलते हैं हम कोटेशन मार्क्स। जिसने जो बात कही है, जैसे यहाँ पर राम ने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ, राम ने जैसा कहा वैसी ही बात हमने सामने वाले को बताई, तो एज इट इज़ जब हम कही गई बात को एज इट इज़ बताते हैं तो वहाँ हम कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं, और कोटेशन मार्क से पहले कोमा का यूज़ करेंगे। जैसे इंग्लिश में आप कहते हो ही सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, है ना, इनको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। उसके बाद है कॉलोन। जब दो बिंदु एक साथ ऊपर नीचे यूज़ की जाती है उसे हम कोटेशन मार्क बोलते हैं। कोटेशन मार्क का यूज़ कहाँ होगा? कोटेशन मार्क का जो यूज़ है वो होगा, कोलोन का जो यूज़ है वो होगा कि कोलोन का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब आप व्यक्तियों, वस्तुओं या जगहों आदि की सूची के बारे में बताते हैं। यानी कि कोलोन इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन यू enumerate a list of persons, things and places। अब हमने कई चीज़ बताई कि पर्सन, थिंग और प्लेसेस, यहाँ हमने कोमा का यूज़ किया। जब इनकी लिस्ट के बारे में हम बताते हैं तो हम कॉलन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल है आई मेट मैनी पीपल। अब वो पीपल कौन से थे उनको बताने के लिए यूज़ किया गया कॉलन्स का, अंजलि, कुलदीप, डिम्पल एंड सीमा। आई हैव मैनी थिंग्स, कि मेरे पास कई चीज़ें हैं, कौन कौन सी? बुक्स, पेन, वेजिटेबल, शुगर। तो इस तरह के वर्ड्स को बताने के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, कोलोन का। उसके बाद है सेमीकोलन। सेमीकोलन और कोलोन में क्या डिफरेंस है? कोलोन जो था हमारा वो था ऊपर और नीचे बिंदु। सेमीकोलन क्या है? ऊपर बिंदु लगती है और नीचे उसके कोमा लगता है, ठीक उसके नीचे। इसे बोलते हैं हम सेमीकोलन। ऊपर बिंदु और नीचे कोमा, सेमीकोलन। और कोलोन में क्या है? दो बिंदु ऊपर नीचे एक साथ आती है। साइंस को आपने मिक्सअप नहीं करना, अच्छे से समझना है। अब जो सेमीकोलन है यूज़ कहाँ होता है? जैसे एग्ज़ाम्पल है कि मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2008, 15 जनवरी 2010 एंड 23 मार्च 2012। ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। इनकरेक्ट क्या है? इसको सही लिखने का तरीका क्या है कि मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2018, एक डेट ये कंप्लीट हो गई,
उसके बाद है 15 जनवरी 2010, ये अलग डेट है। और उसके बाद है एंड 23 मार्च 2012, यानी कि सेम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करने के लिए हम सेमी कोलन का यूज़ करते हैं। जब सेम चीज़ें एक साथ एक सेंटेंस में बताई जाए तो उन चीज़ों को अलग से शो करने के लिए हम सेमी कोलन का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है वो है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या है बच्चों? जब हम ऊपर कॉमा लगाते हैं उसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। नीचे किसी वर्ड के साथ कॉमा लगता है उसे हम कॉमा बोलते हैं। ऊपर किसी वर्ड के साथ और फिर उसके बाद एस जब लगता है तो हम इसे बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। टू एक्सप्रेस पोजेशन और रिलेशन बताने के लिए, किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का रिलेशन बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। टू मेक टू वर्ड्स वन, दो शब्दों को एक बनाने के लिए भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है? एग्जाम्पल है जैसे टू एक्सप्रेस पोजेशन, अपना अधिकार बताने के लिए, या फिर रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए। जैसे राम का है राम्स, अगर हमने लिखना है राम का तो राम्स, किताब का बुक का तो बुक्स, बच्चों का चिल्ड्रंस, मम्मी का मदर्स। ठीक है। अब अगर एक बच्चों ध्यान रखना कि जब एपोस्ट्रोफी से पहले अगर प्लूरल वर्ड है, मान लो बुक्स है, और हमने इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाना है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। जब भी कोई प्लूरल वर्ड अगर पहले आ जाता है एपोस्ट्रोफी से तो हम लास्ट वाला एस यूज़ नहीं करते। कईयों के नाम होते हैं, जैसे किट्स है, किट्स जो है वो जॉन किट्स राइटर हैं एक, ये नेम है तो ये प्लूरल नहीं है, इसके साथ एस आएगा। प्लूरल वर्ड अगर एपोस्ट्रोफी से पहले आते हैं तो एस नहीं आएगा। जैसे बुक्स अगर होता है यहाँ पर तो बुक्स के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी आता, फिर एस जो है वो नहीं आता। तो इस चीज़ का एपोस्ट्रोफी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हुए ध्यान रखना। टू मेक टू वर्ड्स वन, अब जैसे मैंने बताया था सेकंड पॉइंट कि दो शब्दों को एक बनाने के लिए भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। कैसे इनका यूज़ होगा देखो कि डज़ नॉट, डज़ंट, जब हम इसको एक वर्ड बनाएंगे तो ये हो जाएगा डज़ंट। इज़ नॉट दो वर्ड हैं, इनको अगर हम एक बनाएंगे तो इज़ंट। डू नॉट दो वर्ड हैं, डोंट। आई हैव, यू आर, यू, वाई को हटाकर हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जब दो वर्ड्स को हम एक साथ लिखते हैं तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब हैं या जो मोडास हैं, शुड नॉट, शुडंट हम लिखते हैं, वुडंट लिखते हैं, कुडंट लिखते हैं, हैज़ंट, हैवंट, कांट। तो दो वर्ड हैं, इनको हम एक वर्ड में कन्वर्ट जब करते हैं तो हम यूज़ करेंगे एपोस्ट्रोफी का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट साइन है वो आता है स्लैश। स्लैश का यूज़ कहाँ करते हैं? साइन हमारा होता है स्लैश ऐसा कि फॉरवर्ड स्लैश इज़ यूज टू इंडिकेट द वर्ड और एंड कैन बी यूज टू सेपरेट द डे, मंथ एंड ईयर। डे, मंथ और ईयर को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए स्लैश का यूज़ होता है। और वर्ड हम जब
दो चीज़ों का ऑप्शन देते हैं कि या तो ये या फिर ये, तो जो ऑप्शन देते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए हम और नहीं लिखते, स्लैश का यूज़ कर देते हैं। जैसे प्लीज़ एक्सप्लेन टू द लॉयर व्हेन ही और शी अराइव्स, कि वो कब पहुँचते हैं, ही और शी, लड़का और लड़की में डिफरेंस करने के लिए हमने यहाँ पर ही और शी के बीच में स्लैश का यूज़ किया। और डेट, मंथ, ईयर को अलग करने के लिए भी हम स्लैश का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाइफन। छोटा सा हम हाइफन कई वर्ड्स के बीच में लगाते हैं, जैसे यूज टू जॉइन वर्ड्स और टू सेपरेट सिलेबल्स इन अ वर्ड। दो शब्दों को जोड़ने के लिए या अलग करने के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, दो वर्ड हैं, इनको अलग करने के लिए हमने सेल्फ और कॉन्फिडेंट के बीच में हाइफन का यूज़ किया। जैसे हर सन इज़ गोइंग टू बी 4 years old, 4 years और ओल्ड के बीच में हमने हाइफन का यूज़ किया। तो ऐसे वर्ड्स के बीच में हम हाइफन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हम ब्रैकेट को बोलते हैं। ब्रैकेट 2-3 टाइप्स के होते हैं, जैसे राउंड ब्रैकेट हैं, जैसा कि ये साइन है आपके सामने। तो इनका यूज़ कब करते हैं कि सेपरेट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एड एम्फेसिस commas can replace them without changing the sentence. Commas can replace them without changing the sentence, कि हम commas का भी यूज़ करते हैं बिना sentences को चेंज किए हुए। और जब हमने किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज जब देनी होती है, तो उस एक्स्ट्रा नॉलेज को हम पैरेंथेसिस के बीच में लिखते हैं, यानी कि ब्रैकेट के बीच में हम लिखते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कहाँ होता है? यूज्ड बाय द एडिटर टू इंडिकेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ज़्यादातर इस साइन का यूज़ करते हैं, एडिटर्स यूज़ करते हैं अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए। द बुक स्टेट्स दैट व्हेन क्लाइंबिंग इट माउंटेन, माउंटेन को अलग से शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी सेफ। तो जो माउंटेन वर्ड है, इसको अलग से इंडिकेट करने के लिए इन्होंने इस वर्ड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ किया है। जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो एडिटर जो है वो इसका स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है डैश। हाइफन से थोड़ा लंबा होता है डैश साइन जो होता है, हाइफन छोटा होता है और डैश जो है उससे बड़ा होता है। इंडिकेट ए पीरियड ऑफ टाइम, रेंज ऑफ नंबर्स और अ डिस्टेंस। रेंज ऑफ नंबर बताने के लिए, टाइम पीरियड बताने के लिए और डिस्टेंस बताने के लिए हम डैश का यूज़ करते हैं। जैसे शी लिव्ड इन लंदन फ्रॉम, अब ये टाइम पीरियड है 1999 टू 2005। द नंबर्स रेंज फ्रॉम 1 to 20। जब नंबर के बीच में हम लगाते हैं तो वो डैश लगाते हैं। द फ्लाइट फ्रॉम दुबई UK इज़ वेरी लॉन्ग। डिस्टेंस बताने के लिए हमने डैश का यहाँ पर यूज़ किया। तो ये जो साइन है सब एक हम डॉट्स लगा देते हैं हर सेंटेंस के पीछे इफ़ेक्ट डालने के लिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं एलिप्सिस पॉइंट बोलते हैं। एलिप्सिस पॉइंट इंडिकेट ओमिटेड वर्ड्स। कुछ वर्ड्स को जब हम हटा देते हैं, उन वर्ड्स को, या फिर टू ऐड इफ़ेक्ट टू ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए हम एलिप्सिस का यूज़ करते हैं। जैसे शी वॉक्ड इनटू द शॉप। अब यहाँ पर एलिप्सिस का यूज़ कर सकते हैं हम, एक्स्ट्रा वर्ड जो हमने नहीं बताए।
देन वॉकड स्ट्रेट बैक आउट, हमने यहाँ पर वर्ड जो हैं ओमिटेड कर दिए हैं, सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया। सॉरी, सॉरी को आगे एलिप्सिस वर्ड हमने यूज़ किया है कि आई फॉरगॉट माई होमवर्क सेड एडम। पॉज फॉर इफेक्ट, यहाँ एलिप्सिस किस लिए लगाया है? इफ़ेक्ट डालने के लिए सेंटेंस के अंदर। आई एम नेवर, अब यहाँ पर देखो एपोस्ट्रोफी, सेंटेंस को जो वर्ड है आई एम दोनों को एक साथ लिखने के लिए, एक वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमने एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। अब इसमें 3-4 जो है हमारे पंचुएशन मार्क्स हैं। देखो, एक तो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप जो है सबसे लास्ट में लगा हुआ है जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट करता है। दूसरा, जैसे यहाँ पर स्टेसे जो वर्ड है सैड, स्टेसे नहीं है, एग्जैक्ट जो सेंटेंस बोला था वो हमने शो करने के लिए हमने क्या किया है? इन्वर्टेड कोमास का यूज़ किया है। फिर आई एम को कंबाइन लिखने के लिए जो यूज़ हुआ है वो एपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है। तो आई एम नेवर गोइंग टू बी एबल टू डू दिस। तो 3 जो हैं वो साइन यहाँ पर यूज़ हुए हैं, तीनों का अलग अलग अपना रोल है इस सेंटेंस के अंदर। तो आई होप कि आपको ये